हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज हम अधिगम के आकलन या अधिगम के लिए आकलन पेपर के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। और ये स्पेशली अगर हम बात करें एमजीकेवीपी के जो स्टूडेंट हैं जिनका पेपर ये होने वाला है, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है फ़िलहाल, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो उनको लघुत्तरीय प्रश्नों में देखने को मिल ही जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अगर आपको इसका PDF चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो जो प्रश्न है आज का वो हम देख लेते हैं। तो प्रश्न है कि मापन के विभिन्न स्तरों का वर्णन कीजिए। और यहाँ पर ये अथवा करके मैंने यहाँ पे रखा है कि मापन के नामित स्तर एवं क्रमिक स्तर में अंतर बताइए। ये वाला जो प्रश्न है ये आपको लघुत्तरीय प्रश्न में देखने को मिलेगा एमजीकेवीपी के 2022 के पेपर में। और अथवा करके यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है कि मापन के अंतराल स्तर एवं अनुपात स्तर में अंतर बताइए। और ये जो क्वेश्चन है ये आपको लघुत्तरीय प्रश्न में एमजीकेवीपी के 2017 के पेपर में भी मिलेगा और 2019 के पेपर में भी मिलेगा। ठीक है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वैसे मापन के 4 स्तर होते हैं और उन्हीं चारों के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। ये क्वेश्चन जो है एक साथ रहने का तात्पर्य ये था कि आपके 2-3 क्वेश्चन जो है एक साथ कवर हो जाएं। तो उत्तर में आप लिखेंगे मापन के स्तर अथवा मापनीय। अब S स्टीवेंस ने अपनी पुस्तक ऑन द थ्योरी ऑफ स्केल्स ऑफ मेजरमेंट में मापन के 4 स्तर बताए हैं जिन्हें निम्न से उच्च के क्रम में वर्गीकृत किया गया है। मतलब जो S स्टीवेंस है उन्होंने अपनी जो पुस्तक है ये जो अभी मैंने बताई ऑन द थ्योरी ऑफ स्केल ऑफ मेजरमेंट, इसमें ही उन्होंने मापन के 4 स्तर बताए हैं। और वो जो 4 स्तर उन्होंने बताए हैं वो किस क्रम में है? निम्न से उच्च क्रम में। मतलब सबसे जो निम्न है उसको पहले, फिर धीरे उससे उच्च और फिर सबसे उच्च, इस तरह के क्रम में उसे वर्गीकृत किया गया है। और ये जो मापन के 4 स्तर हैं वो क्या हैं? तो मापन के 4 स्तर निम्नलिखित हैं। पहला नामित स्तर, दूसरा क्रमिक स्तर, तीसरा अंतराल स्तर, चौथा अनुपात स्तर। तो क्योंकि ये निम्न से उच्च स्तर के क्रम में वर्गीकृत है तो आपसे ये पूछा जाए कि इसमें सबसे निम्न कौन होगा? तो ये नामित होगा। और सबसे उच्च कौन सा स्तर है? तो वो अनुपात स्तर होगा। ठीक, चलिए अब एक एक करके बढ़ते हैं नामित स्तर या मापनी पे। तो पहले हम गिलफोर्ड ने जो बात कही है हम उससे से इस नामित स्तर की शुरुआत करते हैं। तो गिलफोर्ड ने लिखा है नामित स्केल के मापन में हम मात्र कक्षा या समूह की संख्या का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसे शाब्दिक या वर्गीकरण मापने भी कहा जाता है। मतलब गिलफोर्ड ये कहते हैं नामित स्तर के बारे में कि ये जो नामित स्केल है इसके मापन में हम क्या करते हैं? मात्र कक्षा या फिर समूह की संख्या का ही उपयोग करते हैं कि इसमें मतलब ये अलग समूह है, ये अलग समूह है, इस तरह से वर्गीकृत किया जाता है इसमें। तो ओवरऑल इसे जो है शाब्दिक या वर्गीकरण मापनी भी कहा जाता है। यानी अगर पूछा जाए कि नामित मापनी को और किस नाम से जानते हैं तो शाब्दिक मापनी या फिर वर्गीकरण मापनी के नाम से इसे जाना जाता है। क्योंकि गिलफोर्ड के अनुसार जो ये नामित स्केल के मापन में हम क्या करते हैं? कक्षा या फिर जो समूह है उसकी संख्या का ही प्रयोग करते हैं। अब इस नामित स्तर के बारे में हम थोड़ा सा अच्छे से जानते हैं कि वाकई में नामित स्तर में हम करते क्या हैं। तो ये जो नामित स्तर का मापन होता है तो इस स्तर के मापन में किसी वस्तु अथवा प्राणी के केवल गुण विशेष को देखा जाता है और उसके आधार पर कुछ समूहों में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक समूह को एक नाम, संख्या या चिन्ह दे दिया जाता है। मतलब जैसे बहुत सारे, चलो 10 लोग खड़े हैं, ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है नामित स्तर के मापन में? क्योंकि इसमें नाम, देखिए नाम छुपा हुआ है, ठीक है, नामित में नाम छुपा हुआ है। तो इसमें क्या किया जाता है कि जैसे 10 लोग खड़े हैं तो हम चाहे वो कोई वस्तु हो चाहे जैसे प्राणी हो, तो हम यहाँ प्राणी के एग्जांपल लेके मैं बता रही हूँ कि 10 लोग खड़े हैं। आपने क्या किया कि उन 10 लोगों के जो गुण हैं यानी केवल गुण विशेष को आपने देखा। और जैसे 10 लोगों में से आपने कहा कि आप उस क्लास में चले जाओ, आप उस क्लास में चले जाओ, आप उस क्लास में चले जाओ, आप जैसे क्लास 1 में चले जाओ, आप क्लास 3 में चले जाओ, क्लास 6 में चले जाओ, आप क्लास 8 में चले जाओ, ठीक है, इस तरह से।
तो यानी एक समूह में बांट दिया कि क्लास 8 के बच्चों का जो समूह है उसमें किसी एक को भेज दिया, किसी एक को क्लास 1 के जो बच्चों का समूह है उसमें भेज दिया। तो इसमें मोस्टली करते क्या है कि जो अगर कोई भी वस्तु या प्राणी है तो हम केवल उसके गुण को देखते हैं, यानी गुण विशेष को देखते हैं, और उसको हम उसी की जो उसका गुण विशेष था उसी के आधार पर हम उसे कुछ समूहों में बांट देते हैं। अब प्रत्येक समूह को हम एक नाम, संख्या या चिन्ह दे देते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि जैसे हम जो समूह विभाजित करते हैं हम उस समूह को कोई नाम दे देते हैं, कोई संख्या दे देते हैं या फिर कोई चिन्ह दे देते हैं। अब इस एक समूह में सम्मिलित सभी व्यक्ति एक समान तथा दूसरे समूह से भिन्न होते हैं। अगर एक समूह है, क्योंकि गुण विशेष के आधार पे ही आपने बांटा है, तो किसी एक का गुण तो दूसरे का गुण हो नहीं सकता। तो वही है कि अगर एक समूह में सम्मिलित व्यक्ति हैं तो सबके गुण जो है वो एक समान होंगे व्यक्ति के। लेकिन दूसरे समूह की बात करें तो दूसरे समूह से उसके गुण कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं। तो दूसरे समूह से वो भिन्न होते हैं, जबकि एक समूह में जितने अगर व्यक्ति सम्मिलित हैं वो एक समान होते हैं। अब इसका उदाहरण के माध्यम से चला इसको समझते हैं। तो जैसे लिंग के आधार पर, क्योंकि एक गुण के आधार पर ही तो हम उसे बांट रहे हैं व्यक्ति को या फिर वस्तु को, तो जैसे लिंग के आधार पर बच्चों को लड़कों और लड़कियों के समूह में बांट देना। कि विद्यालय में बच्चे आए तो एक जैसे वो होता नहीं है कि एक प्रार्थना स्थल हो गया समझ लो, तो प्रार्थना पे खड़े हो गए और बच्चे अगर कुछ लेट आए तो उनको हम लिंग के आधार पे कहते हैं कि आप लड़कियों वाली लाइन में खड़े हो जाओ, आप लड़कों वाली लाइन में खड़े हो जाओ। तो लिंग के आधार पर बच्चों को लड़कों और लड़कियों के समूह में बांटना। अगर निवास की बात की जाए तो निवास के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में, कि तुम ग्रामीण वाले बच्चों को हम अलग रख रहे हैं तो तुम ग्रामीण वाले बच्चे में चले जाओ, तुम शहरी बच्चों का हमारा ग्रुप अलग है, तो तुम कोई बच्चा आया तो उसे शहरी क्षेत्र के अंतर्गत जो बच्चों का समूह है उसमें डाल दिया गया। तो निवास के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में, और व्यवसाय के आधार पर डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, वकील आदि वर्गों में बांटना। अगर जैसे लिंग के आधार पर हमने बांट दिया, निवास के आधार पे हमने बांटा बच्चों को, व्यवसाय के आधार पर भी आप बांट सकते हैं कि ये डॉक्टर है, ये टीचर है, ये इंजीनियर है। जैसे हम किसी से मिलते हैं आप तो वो कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, तो हमें अगर उसे बांटना होगा तो हम उसे कहाँ रखेंगे, तो उसे हम डॉक्टर वाले समूह में रखेंगे। तो वही है कि ओवरऑल इसमें करते क्या है कि अगर कोई वस्तु या प्राणी है तो उसका जो गुण विशेष है हम उसको देखते हैं कि उसके अंदर कौन सा गुण विशेष है, फिर उस गुण के आधार पर हम क्या करते हैं उसे किसी समूह में बांट देते हैं कि नहीं ये इस समूह में रहने लायक है, और फिर उस समूह को हम एक नाम या फिर संख्या या चिन्ह दे देते हैं। जैसे नाम के तौर पे डॉक्टर का समूह है, इंजीनियर का समूह है, वकील का समूह है, ये ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का समूह है, ये शहरी क्षेत्र के बच्चों का समूह है, ये लड़कों का समूह है, ये लड़कियों का समूह है। ठीक है, तो इस तरह से हम वर्गीकृत कर देते हैं। तो स्पष्ट है कि नामित मापन एक गुणात्मक मापन है, यानी इसमें गुणों के आधार पे हम बांटते हैं वस्तु या व्यक्ति को। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा तथा मनोविज्ञान में इसका प्रयोग कम ही किया जाता है, क्योंकि केवल गुण के आधार पे बांटना ज़्यादा हम नहीं कह सकते कि वो अच्छा है, तो इसीलिए इसका उपयोग जो है वो कम होता है। और बस यहाँ पर ये हमारा जो नामित मापन था वो कंप्लीट भी हो जाता है। चलिए दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, जो है क्रमिक मापन। दूसरा हमारा है क्रमिक स्तर या मापनी। तो यहाँ पर इस प्रकार के स्तर या मापनी के मापन में किसी वस्तु या प्राणी के किसी गुण की मात्रा का मापन किया जाता है, और उस गुण की मात्रा के आधार पर निम्नतम से उच्चतम के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, और इस आधार पर निर्मित प्रत्येक वर्ग को एक नाम या चिन्ह प्रदान किया जाता है। यानी पहले वाले में क्या था, नामित वाले में, कि उसमें हम कोई गुण विशेष देखते थे और उस गुण विशेष के आधार पर ही हम उसे किसी समूह में बांट देते थे। तो यहाँ पर लेकिन क्या है कि अगर कोई वस्तु या प्राणी है तो उसमें हम उसके केवल गुण विशेष की वजह से नहीं बांट रहे, हम उसके गुण की मात्रा का मापन मतलब हम इसमें करते हैं कि उसके अंतर्गत जो गुण है तो उसकी गुण की मात्रा क्या है, वो गुण की मात्रा बहुत अच्छी है, मध्यम है, निम्न है, कैसी है। ठीक है, इस चीज़ का मापन हम इसके अंतर्गत करते हैं। और गुण की मात्रा के आधार पर, जैसा उसका गुण है उसके आधार पर हम उसे निम्नतम से उच्चतम के क्रम में व्यवस्थित करते हैं कि तुम निम्नतम रहोगे, तुम मध्यम, और फिर तुम उच्चतम की श्रेणी में आओगे। और इस तरह से बांटने के बाद हम प्रत्येक वर्ग को एक नाम या चिन्ह भी प्रदान कर देते हैं। ठीक है,
अब एग्जाम्पल कैसे समझेंगे, जैसे छात्रों को उनकी बुद्धि की मात्रा के आधार पर उच्च बुद्धि, मध्यम बुद्धि और निम्न बुद्धि छात्र कहना, या फिर जैसे अगला है कि वह योग्यता के आधार पर श्रेष्ठ, औसत और कमजोर वर्गों में बांटना आदि क्रमिक मापने के उदाहरण हैं। क्योंकि हमने इसमें क्या किया कि बच्चों के जो गुण है उस गुण की मात्रा, यानी बच्चों की बौद्धिक क्षमता जो है उसका गुण है, और बौद्धिक क्षमता कैसी है उसकी मात्रा क्या है, वो उच्च बुद्धि का है कि मध्यम बुद्धि का है या निम्न बुद्धि का है, तो हम उसे 3 इस तरह से बांट दिए। तो हम यहाँ पर जो है गुण की मात्रा के आधार पर हम विभाजन कर रहे हैं। और इसके अलावा एक एग्जांपल जैसे है कि अगर बच्चे की योग्यता क्या है, तो योग्यता के आधार पे हम कह सकते हैं कि नहीं तुम बहुत श्रेष्ठ, तुम्हारे अंदर जो योग्यता है वो श्रेष्ठ है, तुम औसत योग्यता के बच्चे हो, या फिर तुम कमज़ोर वर्ग के बच्चे हो। तो इस हिसाब से आप जो है गुणों की मात्रा के आधार पर इसमें क्रमिक मापने में इस तरह से बांट दिया जाता है। स्पष्ट है कि इस स्तर का मापन मात्रात्मक मापन है, इस स्तर का मापन नामित स्तर से उच्च स्तर का मापन होता है। जो क्रमिक था जो नामित था वो क्या था, गुणात्मक मापन था, लेकिन ये क्या है, मात्रात्मक, क्योंकि हम इसमें गुणों की मात्रा के आधार पर ही जो है समूह में, मतलब गुणों की मात्रा के आधार पे ही हम क्या कर रहे हैं, जो है उसको डिवाइड कर रहे हैं, उसको बांट रहे हैं। तो यहाँ पर इस स्तर के मापन में हम यही कहेंगे कि ये क्या है, मात्रात्मक मापन है। और नामित स्तर से बात करें तो ये नामित स्तर से उच्च स्तर का मापन होता है। तीसरा आता है हमारा अंतराल स्तर या मापनी। तो अंतराल का मतलब हम क्या समझते हैं, गैप को ही हम हिंदी में अंतराल कहते हैं। तो इसे समान इकाई मापन भी कहा जाता है। समान इकाई का मतलब कि इसमें जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, वो इक्वल होगा, समान होगा। अब आगे इसको अभी अच्छे से समझेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा क्लियर समझ में। आगे है कि इसमें व्यक्तियों या वर्गों के मध्य की दूरी को अंकों के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। प्रत्येक अंक की दूरी या अंतर समान होता है, यानी अगर इसमें व्यक्ति हो या वर्ग हो, उनके मध्य की दूरी को हम किस में मापते हैं, किस में ज्ञात करते हैं, तो उसे हम अंकों के माध्यम से ज्ञात करते हैं। और प्रत्येक अंक की जो दूरी होती है वो कैसी होती है, यानी जो उसमें अंतर होता है, जो दूरी होती है उन अंकों के बीच, वो कैसी होती है, वो समान होती है। इसीलिए इसे अंतराल मापनी कहते हैं। इसमें अंतर जो होता है वो समान होता है। अब आगे है कि सम दूरी पर व्यवस्थित अंक इस मापने की स्थिर इकाई हैं। इसमें कोई वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता है। मतलब इस तरह की मापने की बात करें, हम अंतराल स्तर के मापने की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो अंक होते हैं, जो सम दूरी पर व्यवस्थित अंक हैं, वही इस स्तर की इस मापने की स्थिर इकाई है। मतलब हम जैसे हम कहते हैं ना कि अगर हमें जैसे हमको लंबाई नापनी है तो हम क्या करते हैं, हम 0 से शुरू करते हैं, तो वहाँ पर एक स्थिर इकाई है 0, लेकिन इसमें कोई स्थिर इकाई नहीं है। इसमें जो समान दूरी पर व्यवस्थित अंक है वही क्या है, इस मापने की स्थिर इकाई है। इसमें कोई वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता है। अतः इस मापनी द्वारा सापेक्ष मापन संभव नहीं होता है। निरपेक्ष मापन संभव इस मापनी द्वारा सापेक्ष मापन संभव होता है, निरपेक्ष मापन संभव नहीं होता। निरपेक्ष मापन का मतलब किसी एक बेस से हम उसको जो है मापते हैं। तो अगर 0 है ही नहीं, कोई शून्य बिंदु है ही नहीं, वास्तविक शून्य बिंदु, तो हम कैसे उसका निरपेक्ष मापन करेंगे। इसीलिए हम सापेक्ष करते हैं। मतलब जैसे 2, 3, 4, 5, तो 2, 6, 8, 10, 12 ऐसे है। तो अगर हमें इसे मापना होगा तो हम कहेंगे कि जो 6 है वो 2 से 4 पॉइंट आगे है, 4 से 2 पॉइंट आगे है। तो हमने एक सापेक्ष, मतलब किसी से तुलना करके हमने मापन किया। तो इस मापने द्वारा जो है सापेक्ष मापन संभव होता है, निरपेक्ष नहीं, क्योंकि कोई हमारा वास्तविक शून्य बिंदु नहीं है। अब आगे है कि इस स्तर के मापन का सबसे उत्तम उदाहरण थर्मामीटर है। यानी अब उदाहरण की बात करें तो आप, क्योंकि हमें ये जो है ये मापन के स्तर ही हैं, तो मापन के स्तर में हमारा यही है कि अब इसके एग्जाम्पल को अंतराल स्तर या मापनी को अगर हम समझें तो हम एक थर्मामीटर को एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, लिखेंगे इसमें कि इसमें 94 डिग्री सेल्सियस से 94 डिग्री से 108 डिग्री तक अंकित होते हैं। 98 डिग्री से 99 डिग्री तक जितनी दूरी है उतनी ही दूरी 160 डिग्री से 108 दूरी के मध्य पाई जाती है, क्योंकि अंतराल मापने में प्रत्येक इकाई समान दूरी पर स्थित होती है। यानी देखो, अगर कोई थर्मामीटर है, ठीक है, उसमें 94 डिग्री से 108 डिग्री अंकित है, मतलब उस पर 94 डिग्री से 108 डिग्री हमको दिखाई दे रहा है। तो
98 डिग्री से 99 डिग्री यानी 98 डिग्री से 99 डिग्री तक की जितनी दूरी है, सेम दूरी आपको 107 से 108 डिग्री के मध्य भी पाई जाती है ना। यानी जितनी दूरी आपकी 98 डिग्री से 99 के बीच में है, उतनी ही दूरी 107 डिग्री से 108 डिग्री के बीच है, क्योंकि 1 डिग्री का ही फ़र्क आ रहा है ना। उसी तरह आप जो है स्केल कोई ले लो, कोई एक स्केल ले लिया आपने जिसपे कि 2 से लेके 10 तक है डिजिट, 2 से लेके 10 तक, तो जितना 3 से लेके 4 के बीच अंतर आएगा उतना ही 7 से लेके 8 के बीच भी अंतर आएगा, यानी 1 पॉइंट का अंतर आया ना। तो उसी तरह यहाँ पर भी है, तो 1 डिग्री का फ़र्क 98 से 99 के बीच भी है, 97 से 98 के बीच भी है। तो यहाँ पर कहेंगे कि अंतराल मापनी में जो प्रत्येक इकाई है वो समान दूरी पर स्थित होती है। ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि अंतराल मापनी का मतलब ये है कि इसमें जो दूरी होगी वो क्या होगी, प्रत्येक इकाई की दूरी जो है वो समान होगी। अब थर्मामीटर से ज्वर मापने पर यदि पारा 95 डिग्री पर रहता है तो यह माना जाता है कि शरीर में ज्वर की मात्रा शून्य है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि शरीर में तापक्रम का सर्वथा अभाव है। यानी अगर हमने थर्मामीटर से बुखार नापा, ज्वर मापा और जो ज्वर की मात्रा है वो शून्य है, मतलब बुखार नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि शरीर में ज्वर की मात्रा शून्य है। मतलब हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि शरीर में ज्वर की मात्रा शून्य है। हम बस ये कहेंगे कि मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि शरीर में तापक्रम का सर्वथा अभाव है। मतलब जब हम टेस्ट कर रहे हैं तो उस टाइम जो है, उस टाइम जो ज्वर है उसकी मात्रा शून्य है। ऐसा नहीं कि वो हमेशा ही, मतलब उसका हमेशा अभाव रहेगा, मतलब वो कभी होगा ही नहीं। मतलब शरीर में तापक्रम का सर्वथा ही कम, मतलब हमेशा ही कमी रहेगी, ऐसा नहीं है। जिस टाइम हम माप रहे हैं उस टाइम जो है शरीर का ज्वर क्या है, शून्य है। बस इसका मतलब यही हुआ। अब ऐसा भी नहीं कि वो ज़िंदगी भर कभी उसे बुखार नहीं आएगा, ज़िंदगी भर कभी उसका ताप नहीं बढ़ेगा, तो ये इसका मतलब ये नहीं होता है। एक बार अगर हमने माप लिया और जो ज्वर है वो शून्य आ गया तो। इसका एक एग्जाम्पल इस तरह भी आप ले सकते हैं, जैसे जो है बच्चों के गणित का टेस्ट हुआ और गणित के टेस्ट में बच्चे का जो नंबर है वो शून्य आया, ठीक, शून्य आया। मतलब तो अब हम क्या ये कहेंगे कि बच्चे को गणित में कुछ आता ही नहीं है? ऐसा तो नहीं कहेंगे। हम बस ये कहेंगे कि बच्चे के लिए जो उपलब्धि परीक्षण लिया गया, उस उपलब्धि परीक्षण के प्रश्नों को बच्चा हल नहीं कर पाया। हो सकता है कोई और गणित का सवाल हो जिसको कोई वो हल कर लेगा, ऐसा नहीं कि वो गणित का कोई सवाल ही नहीं हल कर पाएगा। इसका मतलब ये था कि उस टाइम पे जो परीक्षण हुआ था उस परीक्षण के प्रश्नों को बच्चा हल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसके नंबर शून्य आ गए। लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं होगा कि बच्चे को गणित में कुछ नहीं आता है। और हो सकता है दूसरा कोई ऐसा सवाल हो जो बच्चा कर ले, तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो आगे है कि इस प्रकार की मापनी में मध्यमान, मानक विचलन, सहसंबंध गुणांक आदि सांख्यिकी गणनाओं का प्रयोग किया जाता है। मतलब इस मापनी में आप देखें तो मध्यमान का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की मापनी में मध्यमान हो, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन हो, सहसंबंध गुणांक आदि जो सांख्यिकी गणनाएं हैं इनका प्रयोग जो है किया जाता है। तो ये हो गया आपका अंतराल मापनी या अंतराल स्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है चौथे पॉइंट की, जो है अनुपात स्तर या मापनी। तो अनुपात मापनी सर्वाधिक वैज्ञानिक और विश्वसनीय मानी जाती है, ठीक है। ये वैज्ञानिक और विश्वसनीय और सबसे उच्च मापनी के तौर पे इसे बताया जाता है। और इसमें है कि इसमें अंतराल मापनी की सभी विशेषताओं के साथ साथ एक वास्तविक शून्य बिंदु भी होता है, जिसका आशय उस गुण या विशेषता की शून्य मात्रा से है। जैसे लंबाई, भार व दूरी के मापन में शून्य बिंदु से ही प्रारंभ किया जाता है। इस वास्तविक शून्य बिंदु को मापने का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। यानी जो ये अनुपात स्तर है, अनुपात स्तर या मापनी है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो अंतराल मापनी थी उसकी सभी विशेषताएं इसके अंतर्गत निहित होती हैं। लेकिन अंतराल मापनी में क्या था कि कोई एक वास्तविक शून्य बिंदु नहीं था, इसीलिए उसमें सापेक्ष हम मापन करते थे। लेकिन इसमें क्या है कि वास्तविक शून्य बिंदु इसमें होता है, और जो वास्तविक शून्य बिंदु होता है उसका आशय क्या है कि किसी भी जो जैसे कोई गुण या विशेषता है तो
जो शून्य बिंदु होता है उसका आशय उस गुण या विशेषता की शून्य मात्रा से है। जैसे लंबाई को हमें मापना है तो हम शून्य, हमारे पास जब शून्य है तो हम शून्य को क्या मानेंगे कि उस शून्य पर लंबाई क्या है, बिल्कुल जीरो है, उसकी लंबाई की मात्रा कुछ नहीं है। तो अगर कोई वास्तविक बिंदु शून्य बिंदु भी अगर होता है तो हम उसका आशय यही लगाते हैं कि उस पर क्या होगा कि उस गुण या विशेषता की जो मात्रा होगी उस पॉइंट पे वो क्या होगी, शून्य होगी। जैसे लंबाई, भार व दूरी के मापन में शून्य बिंदु से ही प्रारंभ किया जाता है। जैसे अगर हमको कोई लंबाई मापनी है, कोई दूरी मापनी है, तो अब हम सापेक्ष नहीं करेंगे, अब हम निरपेक्ष मापन करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक बेस है, हमारे पास एक वास्तविक शून्य बिंदु है जिसको कि हम एक बेस बनाकर हम फिर अपनी लंबाई या अपनी दूरी माप सकते हैं। तो इसमें यही चीज़ होता है। और ये जो वास्तविक शून्य बिंदु होता है इसी को हम लोग प्रारंभिक बिंदु भी कहते हैं। इस आधार पर विभिन्न दूरी के स्थानों में अनुपात का पता लगा लेते हैं और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अ स्थान ब स्थान से आधी, दोगुनी या 4 गुनी दूरी पर स्थित है। यानी अगर हमारे पास वास्तविक शून्य बिंदु होगा तो हम कोई भी लंबाई, कोई भी दूरी माप सकते हैं, ईजिली माप सकते हैं कि हाँ इसकी इतनी लंबाई है, इसकी इतनी लंबाई है। फिर अगर हमको कोई पूछेगा कि अ और ब, अगर कोई मतलब जैसे अ और ब स्थान हैं, उनकी दूरी हमें बतानी है, तो अगर हमारे पास वास्तविक शून्य बिंदु है तो हम उनकी दूरी वैसे माप सकते हैं। फिर उनकी जो दूरी है, विभिन्न इस दूरी है के जो स्थान है उसके अनुपात का भी हम पता लगा लेते हैं कि जो अ स्थान है वो ब स्थान से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, वो आधी दूरी पर है। अ स्थान जो है ब स्थान से आधी दूरी पर है कि दोगुनी दूरी पर है कि 4 गुनी दूरी पर है। जब हमको पता चल जाएगा, जैसे इसको ऐसे समझो कि हम आपके यहाँ से जो मार्केट है वो चलो 2 किलोमीटर है, ठीक है। फिर आपका घर जो है वो शून्य बिंदु है, मान के चलिएगा, ठीक। आपका घर जो है वो शून्य, वास्तविक शून्य बिंदु है। तो आपके घर से आपके जो कोई दुकान है, मेडिकल की दुकान मान लो, वहाँ पे चलो उसकी दूरी कितनी हो गई, 2 किलोमीटर। फिर आपके घर से आपके जो मतलब विद्यालय है, मान लो विद्यालय जो है वो कितनी दूरी हो गई, वो 4 किलोमीटर हो गई, ठीक है। तो अब आप ये बता सकते हो ना, चलो मान लो 8 किलोमीटर हो गई, जो भी हो गई, तो अब आप ये बता सकते हो कि अ से ब की दूरी कितनी होगी, क्योंकि अब हमें अ की भी दूरी पता चल गई, ब की भी दूरी पता चल गई। तो अब हम इजली, यानी आपको दुकान की भी, यानी मेडिकल की दूरी भी पता चल गई, आपको विद्यालय की दूरी भी आपके शून्य बिंदु से पता चल गई। तो अब आप ये बता लोगे ना, जैसे अगर आपके घर से मेडिकल की दूरी 2 किलोमीटर है, तो आपके घर से आपके जो स्कूल है, विद्यालय है, उसकी दूरी 4 किलोमीटर है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि दोगुनी दूरी है आपके मेडिकल तक जाने से और स्कूल तक जाने से, अब दूरी आपको दोगुनी दूरी तय करनी पड़ रही है। तो आप एक अनुपात भी बता सकते हो निश्चित दूरी का कि कोई अ स्थान ब स्थान से कितनी दूरी पर है, आधी, दोगुनी, 4 गुनी कैसी है, ठीक है। अब आगे है कि इसमें सभी गणितीय संक्रियाओं जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें क्या है, अगर हमको एक वास्तविक शून्य बिंदु मिल गया तो अब हम उसमें किसी भी चीज़ की दूरी हमें पता करनी है, दूरी लंबाई पता करनी है, भार पता करना है, अब हम सब कुछ पता कर सकते हैं। तो इसमें हम जो गणितीय संक्रियाएं हैं जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इन सब चीज़ों का भी हम इसमें प्रयोग कर पाते हैं। तो वही है कि इसमें सभी गणितीय संक्रियाओं आदि का भी प्रयोग किया जाता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया सब कुछ, तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। बाकी अगर कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।